हे गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंगमिन जब मास्क को ग्रिल कर रहा था तब उसका जल जाता है और बाद में जिंगसुक ने यहाँ पर जंगमिन को डॉक्टर ने कहकर जंगमिन पुकारा था। पिछले एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया गया था कि सभी लोग जिंगसुक की ओर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने इसको नोटिस ही नहीं किया कि यह कब जंगमिन को जंगमिन बोल गई। बाद में यहाँ पर ताइसिक जिंगसुक से और सवाल पूछता और कहता है कि तुम्हारे पति का निधन कब हुआ था। जिंगसुक कहती कि काफी टाइम हो गया है, वैसे मुझे याद नहीं है। बाद में ताइसिक पूछता है कि क्या तुम तुम्हारे पति को याद करती हो। अब यहाँ पर जिंगसुक हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हमारी शादी कब हुई थी। बाद में यहाँ पर सभी के लिए रोयकिम यहाँ पर गाना गाता है और इसके बाद सभी स्टेज पर चले जाते हैं, साथ में डांस करते हैं। यहाँ पर जिंगसुक भी डांस करती है, हालांकि इनो इनमें शामिल नहीं होता और यहीं पर बैठा रहता है। साथ में ताइसिक भी यहीं पर बैठा हुआ था क्योंकि वह नशे में दूध था। अगले सीन में देखते हैं जापरीस भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ जिंगसुक पूछ रही थी कि अब हम घर कैसे जाने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रोयकिम अपनी फैंसी बाइक लेकर आ जाता है और कह रहा था कि पहले मैं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जिंगसुक रोयकिम से कहती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम उसको लिफ्ट दे सकते हो। रोयकिम कहता ही ठीक है और जिंगसुक यहाँ पर रोयकिम की फैंसी बाइक पर बैठ जाती है और फिर वह रोयकिम को पकड़ लेती है। और इनो ये सब कुछ देख रहा था लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल में किए हुए है। बाद में हम जिंगसुक को फिर से देखते हैं जो कि रोयकिम के साथ बाइक पर है और पीछे वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रोयकिम कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिंगसुक कहती है कि मुझे शायद उल्टी आ रही है, हमें कहीं पर रुकना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ जिंगसुक बताती है कि मैंने बाइक पर पहली बार सवारी की थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं खुद को फ्री महसूस कर रही थी। इन्होंने यहाँ पर जिंगसुक से कहता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ क्यों नहीं देती, आपका पति आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है। जिंगसुक कहती है कि मेरा पति मुझसे भी बुरा है और मेरे लिए उसका प्यार ठंडा हो गया है। साथ में जिंगसुक कहती है कि विवाहित जोड़ा हमेशा के लिए एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। इनो कहता है कि फिर भी इनो को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और बाद में वो कहता है कि शायद मैं लाइन से बाहर हो गया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जिंगसुक कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अब हम चलते हैं। बाद में दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोरा और जंगमिन को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर है और वहाँ पर इंटीमेट हो रही है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि अस्पताल में इन दोनों को एक दूसरे से अलग तरीके से बिहेवियर करना पड़ता है। अगले सीन में आयरन को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास के अंदर होती है और जैसे ही अपनी बुक को निकालती है तभी उसमें एक लेटर होता है और ये लेटर इसकी माँ ने इसके लिए लिखा था। बाद में आयरन इस लेटर को पढ़ती है। जिंगसुक ने इसमें लिखा हुआ था कि मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, मैं मेरे सपने पूरे करना चाहती हूँ। हालांकि ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूँगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। ये सब बातें इस लेटर के अंदर लिखी हुई थी। अगले सीन में अस्पताल के अंदर देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक अपने बेटे जंगमिन के लिए गिम्बाप लाई थी। जंगमिन यहाँ पर गिम्बाप खाने लगता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोरा आ जाती है और गिम्बाप को देख लेती है और कह रही थी कि तुम ये कहाँ से लाए हो। हालांकि जंगमिन को यहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है और कहता है कि मैंने इसे खरीदा है और बाद में सोरा इसे खुद खाने लगती है। और जिंगसुक यहाँ पर सोरा की ओर बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देख रही थी क्योंकि वह गिम्बाप अपने बेटे के लिए लाई थी, लेकिन सोरा इसको खा रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक के घर पर एक नौकरानी है और जिंगसुक ने यहाँ पर बुलाई है। साथ में यहाँ पर जिंगसुक की सास एसिम भी होती है। एसिम यहाँ पर इस नौकरानी से कह रही थी कि तुमको ये काम करने हैं, तुमको मेरे लिए ऐसा जूस बनाना होगा। साथ में कुछ और काम भी बताती है। ये नौकरानी कहती है कि ऐसे काम कौन करता है। एसिम कहती कि मेरी बहू ऐसे ही करती थी। यह नौकरानी कहती कि फिर तो गुलामी कर रही थी, मुझे ये काम नहीं करना, और बाद में छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो जिंगसुक के पास कॉल करती है और कह रही थी कि मुझे तुम्हारे घर पर नौकरी नहीं करनी है, तुम्हारी सास का वहाँ पर और कुछ चल रहा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक से गलती हो जाती है और सोरा इसको डांट रही थी। जंगमिन यहाँ पर देख रहा था कि सोरा मेरी माँ को डांट रही है। हालांकि बाद में जंगमिन सोरा से इसके लिए बात भी करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वह तुम्हारी माँ के सम्मान है। लेकिन सोरा इसकी बात को नोटिस नहीं करती और साथ में कह रही थी कि कल वो तुम्हारे साथ अजीब सा बिहेवियर कर रही थी, मैंने देखा था, वो सब क्या था, मुझे लग रहा कि तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आ रही है। जंगमिन कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में जंगमिन अपनी माँ के पास जाता और कह रहा था कि सोरा हर किसी के साथ ऐसा ही करती है, आप चिंता मत कीजिए। जिंगसुक कहती है कि वह बहुत ही निर्दयी है, लेकिन फिर भी उसे मेरी ओर देखना चाहिए था कि मैं उसकी माँ के सम्मान हूँ, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वह एक महान डॉक्टर कभी नहीं बन सकती। साथ में अपने बेटे से कहती है कि तुम उससे दूर रहना, वो अच्छी नहीं है। और जंगमिन यहाँ पर हाँ भर देता है। हालांकि जंगमिन तो सोरा के पास ही रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता कि ठीक है, मैं इससे दूर रहूंगा। साथ में जिंगसुक ये भी कहती है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। जंगमिन कहता है कि मैं आपको मालिश दे देता हूँ। बाद में जंगमिन अपनी माँ की गर्दन पर मालिश करता है। अगले सीन में द्योकराई को दिखाया जाता है जो कि मिही के पास आई हुई है और द्योकराई यहाँ पर अपने चेहरे पर काम करवा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एसिम आ जाती है और द्योकराई को देख लेती है और कह रही थी कि तुम तो ऐसा कह रही थी कि तुम्हें नेचुरल ब्यूटी पसंद है, तो तुम ये सब क्यों करवा रही हो। द्योकराई यहाँ पर झूठ बोलती और कह रही थी कि ये सब जंगमिन ने किया है, मैंने तो उसको मना किया था, लेकिन उसे जानबूझकर यहाँ पर मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। भला मैं और क्या करती, यहाँ पर आ गई और मैंने ये सब करवा लिया। एसिम कहती कि ठीक है। बाद में एसिम चली जाती है। इसके जाने के बाद यहाँ पर द्योकराई मिही को अपने शरीर पर एक निशान दिखाती और कह रही थी
मुझे पता नहीं है कि क्या है, क्या तुम ये जानती हो? मी कहती है कि मैं भी नहीं जानती। देवक्राई कहती है कि क्या यह त्वचा कैंसर नहीं है? मी कहती कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको एक बार चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। देवक्राई साथ में मी से कहती है कि तुम इस बारे में मेरी बेटी से जिक्र मत करना, बेव जो है परेशान होगी। मी कहती कि ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप चेकअप के लिए जाएंगी। देवक्राई कहती कि ठीक है। और बाद में जब देवक्राई बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर रेसिन एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठ रही है, साथ में वो आदमी भी यहीं पर होता है। देवक्राई अब सोच रही थी कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। अगले सीन में शिवगाई को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पर खाने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो नीचे पड़ने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आप रोए की आवाज आता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और साथ में वह खाना जो कि ऊपर हवा में उड़ रहा था वह एक शॉट में शिवगाई की प्लेट के अंदर ले लेता और कह रहा था कि मैंने तुम्हें भी बचा लिया और तुम्हारे खाने को भी बचा लिया है। शिवगाई यहाँ पर रोयकिम को थैंक यू कहती है। बाद में रोयकिम यहाँ चला जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शिवकराई अपने डॉक्टरों के साथ बैठी हुई थी, साथ में यहाँ पर लिमडॉग भी था और रोयकिम भी यहीं पर पास में खाने के लिए बैठा हुआ था। शिवगाई यहाँ पर लिमडॉग से पूछती है कि वह आदमी कौन है। यहाँ पर लिमडॉग बताता है कि यहाँ का नया प्रोफेसर है और यह बहुत ही सुंदर है, सभी लोग यहाँ पर इसको पसंद करते हैं, लेकिन यह यहाँ का नहीं है, यह अमेरिकन है, साथ में ये अविवाहित भी है। और यहाँ पर रोयकिम जियोंगसू की वेट कर रहा था। बाद में यहाँ पर जियोंगसू आती है। जियोंगसू यहाँ पर रोयकिम के लिए गिम्बाब लाई थी और कह रही थी कि कल तुमने मुझको लिफ्ट दी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। अभी दोनों यहाँ पर खाना खा रहे थे और साथ में हंस भी रहे थे। बाद में हम देखते कि यहीं पर खाना खाने के लिए इनो आता है, लेकिन इनो इन दोनों को देख रहा था कि दोनों कैसे खाना खा रहे हो, रस रहे हैं। बाद में इनो यहाँ पर खाना नहीं खाता और अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है और वहाँ पर खाना खाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू अब अपने हर काम के लिए जंगमिन के पास कॉल करती रहती है और कह रही थी कि मुझे यह नहीं आया, मुझे आकर ये बताओ। ऐसा कई बार चलता है और आखिर में जंगमिन अपनी माँ के पास आता और कह रहा था कि आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, ऐसे तुम अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा, तुम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आई ही क्यों। बाद में यहाँ पर जियोंगसू अपने बेटे पर चिल्लाती और कह रही थी कि मैंने तुम्हें 10 महीने तक अपनी कोख के अंदर रखा, तुम्हें सब कुछ कहना सिखाया कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, और तुम मेरे साथ तो ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जंगमिन यहाँ पर कहता है कि मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन जियोंगसू अपने बेटे की बात नहीं सुनती और यहाँ चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियोंगसू के पास इसका बेटा कुछ वीडियो सेंड करता है और कह रहा था कि आप इनकी मदद से पेशेंट को देख सकती हैं, और इन वीडियो को देखकर जियोंगसू यहाँ पर खुश हो जाती है। अगले सीन में जियोंगसू के पेशेंट से मिल रही थी जो कि एक बूढ़ी महिला होती है। इस बूढ़ी महिला ने किसी की जान ले ली थी और अपना इलाज नहीं करवा रही थी। जियोंगसू को यह कहा गया है कि तुम इस बूढ़ी महिला को मनाओगी कि यही इलाज कर सके, इसलिए तुम्हारा काम होगा। लेकिन यहाँ पर बूढ़ी महिला कुछ बोल ही नहीं रही थी और बाद में जियोंगसू यहाँ से चली जाती है। बाद में जियोंगसू चेयरमैन ओ के पास जाती है जो कि चिल्ला रहा था और साथ में वहाँ पर कुछ चीजें तोड़ रहा था। जियोंगसू कहते कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। चेयरमैन ओ कहता है कि यहाँ के लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब मेरी सर्जरी होगी तो मुझे कोलोस्टोमी बैग ले जाना होगा, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे अस्पताल में जाऊंगा और वहाँ पर अपना इलाज कराऊंगा। और इसके बाद चेयरमैन वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और यहाँ पर रोने लगता है और वह जियोंगसू को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू एक पेशेंट के पास होती है और इसकी चेस्ट में एक ट्यूब लगा रही थी। हालांकि ये काम इसको आता नहीं है। बाद में वह हर किसी से इसके लिए मदद मांगती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता, हर कोई अपने काम में बिजी होता है। इसके बाद वो आखिरकार अपने पति के पास कॉल करती है और उसको बता रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, एक पेशेंट की चेस्ट में ट्यूब डालनी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर इनो कहता है कि तुमने सभी के सामने कह दिया था कि तुम्हारा पति मर गया है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। बाद में जियोंगसू के सोरा के पास कॉल करती है। सोरा यहाँ पर स्नान कर रही थी, उसे कहती है कि एक पेशेंट की चेस्ट में ट्यूब डालनी है, तुम कहाँ पर हो। सोरा यहाँ पर कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। हालांकि सोरा का वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था और बाद में जियोंगसू अपने पति के पास फिर से कॉल करती है और उसको हनी कह रही थी और यहाँ पर एक नर्स हनी कहती हुई उसको सुन लेती है। हालांकि जियोंगसू के उस नर्स की ओर देखती है और बाद में दूसरी साइड जाती है। जियोंगसू यहाँ पर इनो से कहती है कि यहाँ पर कंडीशन बहुत ही बुरी है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, और अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ पर सभी को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो आ जाता है, सभी को पता चल जाता है कि प्रोफेसर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इनो भी यहाँ पर इस पेशेंट की चेस्ट में ट्यूब डाल नहीं पाता। जियोंगसू कहती है कि क्या तुमको नहीं पता कि कैसे डालनी है। प्रोफेसर कहता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता, मुझे 10 साल हो गया है, मुझे कैसे पता होगा। लेकिन तभी यहाँ पर सोरा आती है और अब प्रोफेसर को देखती है और कह रही थी कि ये काम मैं कर लूंगी, और बाद में सोरा चेस्ट में ट्यूब को डालती है। अब यहाँ पर नर्स आपस में बात कर रही थी और एक नर्स कहती है कि मैंने सुना था कि जियोंगसू इनो से बात कर रही थी और वो उसको हनी कह रही थी, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है। ये सब बातें नर्स आपस में कर रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू किसी बूढ़ी महिला के पास फिर से आ जाती है जो कि इलाज नहीं करवाना चाहती है, और यहाँ पर जियोंगसू किसी बूढ़ी महिला के हाथ को देखती है कि हथौड़ी लगाने से इसके हाथ पर घाव हो गया है। बाद में वो इस पर मरहम लगाती है, और जब यहाँ से जियोंगसू जा रही थी तभी बूढ़ी महिला पीछे से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम्हें पता है कि मैंने किसी की हत्या कर दी है, इसलिए तुम मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो, मुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, और जो लोग जीना चाहते हैं तुम उनकी मदद करो। बाद में जियोंगसू यहाँ चली जाती है। अगले सीन में रोयकिम को देखते हैं और रोयकिम का भी एक यहाँ पर सीक्रेट होता है क्योंकि वह अपने कनाथालय के अंदर आया हुआ है और अपने एक नन से मिल रहा है और अपना रिकॉर्ड देख रहा था, और इस रिकॉर्ड के अंदर एक नाम लिखा हुआ था और यह नाम
किम यू हयोन होता है और यह रोय किम होता है। रोय किम यहाँ पर नन से कहता है कि क्या मेरे परिवार ने मुझको छोड़ दिया है। नन कहती है कि सवाल का जवाब तो कोई नहीं जानता, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे परिवार ने तुमको नहीं छोड़ा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू के घर पर यूनसे आई हुई थी, साथ में यहाँ पर आयरिंग भी होती है और ये भी यहाँ पर खाना खा रहे थे। आयरिंग यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। जियोंगसू कहती है कि वह गोल्फिंग के लिए गए हुए हैं। जियोंगसू कहती है कि गोल्फिंग तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अफेयर होते रहते हैं और यह बात जियोंगसू को थोड़ा आश्चर्य में डाल देती है। साथ में जब यहाँ पर जियोंगसू इस घर के अंदर आई थी तो वह यहाँ पर आयरिंग की फैमिली की फोटो भी देखती है और शायद वह जहाँ तक लग रहा है इनो को जानती है। वहीं इनो को दिखाया जाता है जो कि गोल्फिंग के लिए आया हुआ है। साथ में यहाँ पर सेयोंगहाई भी होती है। सेयोंगहाई यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी पत्नी रोय किम को कैसी जानती है। इनो कहता है कि उसने मेरी पत्नी का लीवर ट्रांसपेरेंट किया था, इसी वजह से उसको जानती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू अपने घर के अंदर होती है और वहाँ पर कपड़े धो रही थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पर इनो के कपड़े के अंदर एक रसीद मिलती है जो कि एक ब्रेसलेट की रसीद होती है और यह ब्रेसलेट बहुत ही महंगा होता है। बाद में वो इस ब्रेसलेट को नेट पर सर्च करती है, इसे पता चल जाता है कि ऐसा दिखता है। हालांकि जियोंगसू इसके बारे में इसी से पूछती है कि क्या आपने कोई ब्रेसलेट मंगवाया था, लेकिन यहाँ पर इसी मना कर देती है। इसके बाद शाम को इनो आता है और यहाँ पर जियोंगसू इनो से कहती है कि ये चीज़ मुझे आपकी पॉकेट में मिली थी, यह ब्रेसलेट किस लिए है, आपने किसके लिए मंगवाया है। इनो यहाँ पर झूठ बोलता और कह देता है कि मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। जियोंगसू कहती है कि उसे आने में तो 2 महीने बाकी है। इनो कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियोंगसू कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे यह ब्रेसलेट अब है कहाँ। इनो कहता है कि वह यहाँ पर नहीं है, वो मेरे ऑफिस के अंदर है। और बाद में जियोंगसू को अपने पति के साथ अच्छा बिहेवियर करती है, वो इसको मालिश भी देती है क्योंकि इसका पति इसके लिए गिफ्ट लाने वाला था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो एक स्टोर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक ब्रेसलेट खरीद लेता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पर सेयोंगहाई से मिल रही है और उससे कह रही थी कि काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे तुमसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं दोषी महसूस भी कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जियोंगसू सेयोंगहाई से इस बारे में माफ़ी मांग रही है क्योंकि इनो जियोंगसू से प्यार करने लगा था और इनका एक बच्चा भी हो गया था, लेकिन जियोंगसू से पहले इनो सेयोंगहाई से प्यार करता था और इन्हीं सब के कारण जियोंगसू के सेयोंगहाई से माफ़ी मांग रही है। सेयोंगहाई कहती है कि वह सब बातें अतीत में हुई थी और वैसे मैं तो सब भूल भी गई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें माफ़ी मांगने से खुशी मिलती है तो ठीक है। बाद में यहाँ पर सेयोंगहाई पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या। सेयोंगहाई कहती है कि दोस्ताना होने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त नहीं हैं। और यह सब सुनकर जियोंगसू की आय चली जाती है। अगले सीन में जियोंगसू एक नर्स से पूछ रही है और कह रही थी कि क्या तुमने मुझको बुलाया था क्या। यह नर्स कहती कि हाँ। वह बताती है कि चेयरमैन यहाँ से डिस्चार्ज हो गए थे, वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे लेकिन तभी वो बेहोश हो गए और वहाँ पर उसको CPR दिया जा रहा है। बाद में जियोंगसू के चेयरमैनों के पास जाती है, साथ में यहाँ पर सोरा भी होती है जो कि चेयरमैनों को CPR दे रही। बाद में यहाँ पर चेयरमैनों को बिजली के झटके भी दिए जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जियोंगसू को चेयरमैनों को CPR दे रही थी तभी वो बाहर देखती है जहाँ पर सेयोंगहाई होती है, साथ में इनो होता है और यहाँ पर इनो सेयोंगहाई से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं और तभी यहाँ पर जियोंगसू को सेयोंगहाई के हाथ पर वही ब्रेसलेट देखती है जो कि उसने अपने इंटरनेट पर देखा था और यह वही ब्रेसलेट होता है जो कि इन्होंने सेयोंगहाई के लिए खरीदा था। तभी यहाँ पर यह करंट जो कि चेयरमैनों को दिया जा रहा था वह जियोंगसू को लग जाता है क्योंकि जियोंगसू का ध्यान ब्रेसलेट की ओर था और बाद में वो नीचे पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा एपिसोड नंबर 4। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।